हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ और दूसरी तरफ कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट। तो ये वीडियो कुछ रिलेटेड है उसी से ही, जो हमारे देश के जो युवा हैं, जो बाकी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि महाकुंभ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो है आरजे रौनक का। इसका जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगा। और इस वीडियो पे हम पहले इस वीडियो को देखते हैं, देन रिएक्ट करेंगे इस वीडियो पे कि क्या इसमें आरजे रौनक ने बताया है और क्या कुछ अलग है। अगर आप महाकुंभ जाके आ चुके हैं या जाना चाहते हैं या आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत में दो इवेंट्स की हर तरफ चर्चा है। एक तरफ प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें सिर्फ 8 दिनों में 10 करोड़ लोग आ चुके हैं। अमेरिका से लेकर रशिया, जापान और पूरे यूरोप का मीडिया उसे कवर कर रहा है। जहां स्टीव जॉब्स की बीवी से लेकर भारत के सबसे रईस इंसानों में से एक गौतम अडानी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जहां आए लाखों विदेशी श्रद्धालु कुंभ की वाइब्रेशन देखकर, उसका स्केल देखकर पगला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही भारत देश में इन दिनों कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। अब आप भी सोचेंगे कि रौनक भाई, महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का आपस में क्या लेना देना। दोस्तों, मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि देश का एक बड़ा सेक्शन कोल्ड प्ले के इन कॉन्सर्ट्स के लिए बावला हुआ पड़ा है। मुझे याद है सितंबर में पहली बार जब इस कॉन्सर्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई तो इतने लोग बुकिंग करने आए कि साइट ही क्रैश हो गई। पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जहां एक बंदा 5-5 मोबाइल और 3-3 लैपटॉप लेकर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था। लोगों के इसी क्रेज के चलते कोल्ड प्ले की 3,500 की टिकटें भी 1-1 लाख रुपए तक ब्लैक में बिकी है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जहां ये कॉन्सर्ट था, उसके आसपास कुछ बड़े होटलों ने 3 दिन का 5-5 लाख रुपए का किराया लिया है। कुछ होटलों के रेट 1,000% तक बढ़ गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 25-26 जनवरी को ये कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां भी होटल वाले 3 दिन के लिए 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट 3-3 गुना तक महंगी हो गई है। मतलब एक तरफ प्रयागराज में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है और दूसरी तरफ इसी देश में आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट भी हो रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। महाकुंभ से लेकर जो जनता की दीवानगी है उसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर अगर भारत का एक यूथ इतना पागल हो रहा है तो हम उसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोल्ड प्ले को लेकर पूरी दुनिया में यही पैशन है। अब आप पूछेंगे कि रौनक भाई, अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये वीडियो बनाकर अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर मैं यही कहूंगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही जगह लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं। दोनों ही इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कंट्री के लिए अच्छा ही है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर मेरा ऑब्जेक्शन है, या यूं कहें कि वो चीजें मेरे को हैरान करती हैं। मैं यहाँ कोई हवा हवाई या इमोशनल बात नहीं करने वाला। हेलो, अगले कुछ देर में जब मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगा ना, तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इन बातों पर ताली पीटनी है या अपना सर पीटना है। और ये सब बातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यार, कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों पर आऊं, आपको बता दूं, जैसे महाकुंभ में लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने आप को पावन कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां बिजनेस के सारे फंक्शंस एक ही जगह पर आप मैनेज कर सकते हो, जो बिजनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर नीड्स। जी हां दोस्तों, जैसे हर बिजनेस नीड के लिए एप्स अवेलेबल है। सेल्स को हैंडल करना हो पूरे बिजनेस ऐप से, जो सब ओडू पे, इनमें से कोई भी एक लिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सब। तुरंत मेरे बोलने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और शुरू करो अपनी जर्नी ओडू के साथ। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था, महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी एक साथ देखता हूं ना, तो कुछ चीजें मुझे हैरान करती है। सबसे पहले तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया बावली हो रखी है। स्टीव जॉब्स की वाइफ से लेकर जापान की साध्वी और रूस के 7 फीट लंबे चौड़े साधु से लेकर जर्मनी और इटली से आए भक्तों तक, हर कोई दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है। विदेशी भक्त योगी जी से मिलकर उनको भजन सुना रहे हैं। ग्रुप बनाकर विदेशी भक्त आरतियां गा रहे हैं। गंगा जी के किनारे ये लोग महीने भर का कल्पवास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के फैशनेबल यूथ को इसकी हवा तक नहीं है। कल्पवास करना या कल्पवास करने की सोचना तो दूर, उन बेचारों को यह तक नहीं पता कि कल्प का मतलब क्या होता है। इंस्टा पर कोल्ड प्ले की सेल्फी पोस्ट करके खुद को कूल दिखाते कितने लोगों को यह पता होगा कि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और स्टीव जॉब्स की पत्नी जो भारत में कल्पवास करने आई थी, वो क्यों आई थी?
आपने कोल्ड प्ले की प्लेलिस्ट तो रटी हुई है, ये अच्छी बात है, मगर अपने ही सनातन धर्म का अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो कम से कम उसका ABCD तो समझना चाहिए, ताकि कल कोई फॉरेनर ही अगर आपको पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बताओ भाई। तो कल्प को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इंसानों का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है, उसी तरह देवताओं की भी अपनी काल गणना होती है, और जैसे देवताओं की काल गणना होती है उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है, जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का दोगुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का दोगुना टाइम त्रेता युग का होता है, और त्रेता युग का दोगुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसे ही कल्प कहा जाता है। अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहाँ किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है, ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, तप करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सकें। और एक हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आप बड़े कूल बनते हैं, तो आप क्या करते हो, एक टिकट के लिए, होटल बुकिंग के लिए 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। लेकिन जिस महाकुंभ में स्नान करने से आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने तो महाकुंभ में रायता फैला ही रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सेक्शन ने भी महाकुंभ को एक एंटरटेनमेंट इवेंट बनाकर रखा है। मतलब यहाँ ये सामान बेचने वाली कितनी सुंदर दिख रही है, वहां वो अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहां तमाशा है, लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल कम ही लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्यदेव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालू से रगड़ सकते हैं, और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर ले। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए, डुबकी के लिए गए हो तो स्नान को पूरी विधि और आस्था के भाव से करो ब्रो। कुंभ में जाना कोई दोस्तों के साथ मनाली या गोवा जाने का प्लान नहीं है कि चलो भाई घूम के आते हैं, वहां की वाइब चेक करके आते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में आना कोई मॉल में घूमने आना जैसा नहीं है। जब तक आप उस आस्था को, उस आयोजन की पवित्रता को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इससे होने वाले पुण्य को कैसे कमाएंगे बताओ। पुण्य कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उस आयोजना की डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाकर रखें, उसे टूरिस्ट स्पॉट न बनाए भैया। हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज इतनी साइंटिफिक है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब अलग अलग ग्रह विशेष स्थितियों में होते हैं। आज के साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आज तो हमारे पास अलग अलग ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन पता लगाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन तो हजारों सालों से हो रहा है। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि या भारत का ज्योतिष शास्त्र इतना एडवांस कैसे था कि वो ग्रहों की पिन पॉइंट पोजीशन पता लगा लेता था। मुझे हैरानी है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, मगर हमारी यंग जनरेशन के एक बड़े सेक्शन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब उनकी इच्छा थी स्टीव जॉब्स की कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके अंतिम संस्कार में जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बांटी गई तो भारत में इसकी सेल कई गुना बढ़ गई। इसके कई एडिशन हाथों हाथ बिक गए और आज भी ये बुक हजारों कॉपियां एक साल में बेच रही है। मतलब परमहंस जी वही थे, उनका योग भी वही था, उनका जीवन भी वही था। लेकिन हम भारतीयों को जब यह पता लगा कि अच्छा
स्टीव जॉब्स भी उनके फैन थे। तब जाकर हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने उनकी सुध ली। नीम करोली वाले बाबा जी की महिमा के तो सभी प्रशंसक हैं, हम सब उनके भक्त हैं। बहुत सारे भक्त पहले भी थे, मगर भारत में एक बड़े सेक्शन ने तब उनके आश्रम में जाना शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी उनके आश्रम में गए, अच्छा विराट कोहली भी गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादातर भारतीय ऐसे, मगर फिर भी यंग लोगों में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसे अपनी चीजें तब तक इज्जत देने के लायक नहीं लगती जब तक उन्हें यह ना पता लग जाए कि बाहर का कोई बड़ा आदमी भी इस भारतीय गुरु या इस भारतीय चीज का फैन है। मतलब अभी भी वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए चचा आपको। हेलो, और यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन पॉइंट था। ठीक है भाई, तुम्हें 5 लाख रुपए लगाकर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, देखो। 2-2 लाख 10-10 लाख की टिकट लेनी है, प्लीज लो। इंस्टा पर रील बनाकर कूल बनना है, अपने सर्कल में नंबर और पॉइंट्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालकर उस महाकुंभ को भी समझ लो जिसे देखने पूरी दुनिया भारत आई हुई है। थोड़ा टाइम निकालकर समझो कि हमारा कल्चर क्या है, सनातन की ताकत क्या है, हमारे धर्म के पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि सारी दुनिया शांति की तलाश में हमारे यहाँ आती है। क्या वजह है कि एक वक्त पर हम आर्ट से लेकर साइंस हर चीज में विश्व गुरु थे। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कहां थी? हमारे यहाँ। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें कहां लिखी? हमारे यहाँ। हमने दर्शन पर क्या क्या नहीं लिखा। थोड़ा टाइम निकालकर इन चीजों को भी समझो भाई। या आप महाकुंभ पर भी ध्यान तब दोगे, हेलो कब दोगे? तब दोगे ना जब क्रिस मार्टिन बोलेगा कि मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने क्रू के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाऊंगा, तभी ध्यान दोगे क्या? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, मेरी उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कोल्ड प्ले या किसी भी बाहर की म्यूजिकल बैंड के फैन है। ये आपकी चॉइस है, आई एम फाइन विद इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी थोड़ी सी तकलीफ या यूं कहें कि दुख इस बात का है, हैरानी इस बात की है कि एक बाहर के ग्रुप के लिए इतनी दीवानगी, और आपके जिस महाकुंभ की दुनिया दीवानी है उसकी आपको खबर भी नहीं है, उसका आपको ABCD भी नहीं पता। ये अच्छी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसे कैसे देखते हैं, मैं कमेंट रीड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आपने कैसे लिया है। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा महाकुंभ के बारे में और कुंभ में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, ओके, सो ये था वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात एनी हाउ सच है कहीं ना कहीं कि हम लोग बहुत सारी जो हमारे ही धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। एक्चुअली तो नहीं जानते हैं, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। महाकुंभ के बारे में अगर देखें, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने कभी महाकुंभ देखा नहीं है और इस बार मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मैं लकी हूँ कि मुझे टिकट्स भी मिल गए और चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अभी कुछ हमारे ही साथ के कुछ लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं, बट ना फ्लाइट में ना ट्रेन्स में उनको टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं और उनका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जाने का। तो एक तरीके से मैं अपने आप को लकी मानता हूँ और मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ एक्चुअल में। और देखिए, महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बोला जाता है कि ऐसे ऐसे संत महात्मा वहाँ पे आ रहे हैं जिन्हें कि शायद जिनके दर्शन आप नॉर्मली तो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महाकुंभ में ही आते हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं है। साथ ही बहुत सारे जो उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्हें कि नॉर्मल मनुष्य मतलब अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकता है ना, तो वो लोग भी आते हैं जिनकी हज़ारों साल उम्र है। ऐसे संत महात्मा वहाँ पे आते हैं और उसी संगम पे वो भी स्नान करते हैं। वहाँ की जो मिट्टी है उस पे शायद उनके चरण पड़ते होंगे। वहाँ पे ऐसा माना जाता है कहीं ना कहीं कि भाई साक्षात भगवान भी वहाँ पे आते हैं, शिव आते हैं। तो क्या पता कि जिस मिट्टी में उन महान लोगों ने, महान आत्माओं ने जो अपने चरण रखे हैं, उसकी मिट्टी पे जाने का, उस जगह पे जाने का आपको एक सौभाग्य मिल रहा है। जिस पानी में उन्होंने स्नान किया वही पानी से आप स्नान कर पा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बहुत अद्भुत चीज़ें हैं और लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे। बाकी इसके अलावा ये बात सच है, देखिए मुझे भी नहीं पता था कि संगम में या महाकुंभ में नहाने का जो होता है एक अपना एक नियम होता है कि वहाँ पे आप किस तरीके से जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जाते हैं और सीधे कूद जाते हैं अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो एज़ फार एज आई नो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें प्रॉपरली एक सही तरीके से हों, तो उस हिसाब से क्या है कि आप डायरेक्टली जो है पैर जो है सीधे नहीं डाल सकते। मतलब वहाँ पे संगम में आपको बाहर खड़े होना है, पहले आपको नमस्कार करना है
और क्योंकि वो गंगा यमुना सरस्वती हमारी माँ की तरह हैं, तो उनको नमस्कार करके उनसे परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के साथ ही पहले जो है जो जल है उसको अपने शरीर पे हल्का सा छिड़क के उसको फिर आचमन करना है, और परमिशन लेने के बाद में फिर आपको जो है उतरना है। और जैसा कि रौनक ने बताया कि वो नाभि तक का हिस्सा जाना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 5 डुबकी या 7 या 11 जो भी है वो आप ले सकते हैं। बाहर निकलने के बाद में आपको दान करना बहुत ज़रूरी होता है। दान करने के साथ ही वहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जैसे कि नाग वासुकी मंदिर है। और नाग वासुकी मंदिर वही है जो क्या कहते हैं, जो समुद्र मंथन जो हुआ था और उसमें जो नाग देवता थे उन्हीं का ही ये मंदिर है। लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ पे एक शक्तिपीठ है, वो मंदिर है। ये कुछ मंदिर हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके दर्शन करना भी तो अगर पॉसिबल हो पाए, या आपको ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे आप यहाँ के दर्शन भी ज़रूर कर पाएँ। साथ ही इतना बड़ा ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे सेक्टर 6 में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सेक्टर 6 के अंदर एक करोड़ों रुद्राक्ष लगा के और जो है शिवलिंग और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, वो एक देखने लायक चीज़ है। और एक जो है तिरुपति बालाजी का एक मंदिर बनाया गया है, वो बहुत अद्भुत है। मैं चाहूँगा कि मैं भी जाऊँ तो वो ज़रूर देखूँ। तो ये बात सही है कि आज का टाइम ऐसा है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग जाते हैं किसी जगह पे, तो हम चाहते हैं कि उस मोमेंट को कैप्चर कर लें, ठीक है, वीडियोस ले लें, फोटोज़ ले लें, बट सिर्फ उसी के लिए ही जाना, आपके मन में कोई उस जगह को लेके कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, आप उसकी महत्वता को समझते ही नहीं, और फिर आप जा रहे हैं, देन तो आप वहाँ पे जाके जगह घेर रहे हो ब्रदर, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो पहले आपका मन होना चाहिए उस जगह पे जाने के लिए। आप उसकी एक धार्मिक वैल्यू को आप समझते हैं अगर, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। और बहुत कुछ है महाकुंभ से रिलेटेड। जैसे कि अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें कि शायद मुझे लगता है कि बात करना भी ढंग से नहीं आता है, तो वो जाते हैं और इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पे संत महात्मा बैठे हुए हैं। तो एक वीडियो में देख रहा था जिसमें कि एक संत हैं जिनके कि सर पे क्या कहते हैं, आई थिंक गेहूं या धान कुछ उगा हुआ है, और उन्होंने वो इसको ऐसे कवर किया हुआ है। ऑब्वियसली कवर करेंगे ही। तो एक यूट्यूबर जाके उनको बोलता है ये खोल के दिखाइए मुझे। मतलब ये क्या मैनर्स हैं आपके, आप कैसे बोल सकते हो ये सारी चीज़ें, है ना। बहुत सारे संत हैं जिनके पास जाके अजीब व गरीब क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आपका ऐसा क्यों कि वैसा क्यों, ये खोल के दिखाइए, ये करके दिखाइए। अरे यार, आपके लिए, आपके कंटेंट बनवाने के लिए नहीं आए हैं वो लोग, है ना। और इसमें मैंने देखा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को मार भी पड़ी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं तो उनको मार भी देते हैं। तो और क्या करेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपने उनका नाटक बना रखा है ना। तो ये गलत बात है। अगर आप उन संत महात्माओं के पास जाते हैं, उनसे मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे कुछ अच्छी बात पूछिए जो कि आपके जीवन में शायद कुछ काम आए, है ना। ये फालतू के क्वेश्चंस करके आप जो है उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आपका तो टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं। एनीवेज, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था, और जैसा कि मैंने बताया कि हम खुद भी जा रहे हैं 27 को। अगर आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई चीज़ें जाननी हैं, हम कोशिश करेंगे कि A to Z, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके लिए चीज़ें जो है कैप्चर कर पाएँ, और कोई भी जो बाकी लोगों ने हरकतें की हैं, ऐसी हरकतें हम करने की कोशिश ना करें। पहले हमारा मकसद है कि हम महाकुंभ की जो भव्यता है उसको देखें, और मेरा मन है बहुत, मैं इसको वैल्यू देता हूँ और मैं इस वजह से जा रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि हाँ, इन मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए, आप लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ लाई जाएँ, ताकि आप लोग जा रहे हैं तो आपको वो परेशानियाँ ना हो, जैसे कि स्टे से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। क्योंकि अभी अगर आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में वो यही है कि स्टे का बहुत प्रॉब्लम है, कि स्टे बहुत महंगे, वहाँ पे टेंट्स हैं वो इतने महंगे हैं, तो इतने पैसे खर्च करने के भाई मैं तो मूड में नहीं हूँ ऑब्वियसली। और
सही बताऊं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं संगम जो है वहाँ गंगा किनारे कहीं पे मैं स्टे कर पाऊँ। तो मेरा जो प्लान है पर्सनली अपना, मेरा ये है कि मैं खुद का टेंट वेंट लेके जाऊं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ खुद का टेंट ले जाके सेटअप करके और वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा क्लोजली रहना चाहता हूँ ताकि मुझे वो सारी चीज़ें मैं फील कर पाऊँ अच्छे से। तो बाकी फिर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसे में क्या स्टे के वहाँ पे जुगाड़ हैं वो आपको हम बताएं, खाने का कैसे क्या अरेंजमेंट है, कहाँ कहाँ पे आप जो है खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो ये हम पूरा कई सारे 2-4 पार्ट में जो है ब्लॉग आपके लिए रेडी करेंगे। चैनल का नाम है डाउनटाउन ट्रैवलर। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग्स या ट्रैवलिंग वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं। वहाँ पे आपको कुंभ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, डाउनटाउन ट्रैवलर अगेन सर्च कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी के लिए। 27 को हम लोग जा रहे हैं। ओके, चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।